होगा, इस तरह सूत्रों के इशारे हमें मिल रहे हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान, न्यूज 18 की खबर पर मोहर। और इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान आज हो जाएगा। हालांकि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया है 8 से 10 तारीख के बीच यह ऐलान होगा। आज 9 तारीख है। आज हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15 दिसंबर के बीच काउंटिंग होगी। इस पर आप नजर रखिए। न्यूज 18 की खबर पर लगातार मोहर। तो आज चुनाव तारीखों का ऐलान, सबसे बड़े नेटवर्क पर सियासत के तमाम पहलू डिकोड हम करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। वहां सिक्योरिटी एक बड़ा रीजन होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना 1 चरण में मतदान हो सकता है। नवंबर और दिसंबर में चुनाव और 10 से 15 दिसंबर के बीच काउंटिंग, यानी 16 से 20 के बीच चेहरा साफ हो जाएगा। आपकी सरकार का चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन किसे आपने चुनकर भेजा है। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, वासु हमारे साथ बने हुए हैं, युगल हमारे साथ बने हुए हैं। मुद्दों पर आएंगे। आज ऐलान हो जाएगा, सियासी वार प्रहार का एक चेहरा बन जाएगा। तो क्या कुछ सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला छत्तीसगढ़ में, युगल, किन मुद्दों की रहेगी धूम? देखिए ललित, जैसे ही आपने पहले तो मैं बता दूं कि जिक्र किया था इलेक्शन मतलब न्यूज 18 जिस तरह से खबरें लगातार बताया है कि, और उस पर यह मुहर है कि चुनाव किन तारीख में ऐलान हो सकता है, किन तारीख में चुनाव होगा। तो इसकी जो प्रमुखता से हम लोगों ने जो दिखाया था वो सबसे बड़ी बात है और अहम बात है, उस पर मुहर लगी। अगर हम छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात करें ललित, तो छत्तीसगढ़ में अगर सरकार जो कांग्रेस के मुद्दे हैं, तो विकास के मुद्दे को लेकर के सरकार है जनता तक जाएगी। और जिस तरह से धान खरीदी को लेकर के लगातार कांग्रेस कहती आई है कि केंद्र सरकार रोड़े अटका रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक अहम मुद्दा होगा। और इसके अलावा लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को कई जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिले हैं, इन मुद्दों को लेकर के जाएगी कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मुद्दे कांग्रेस लेकर के जाएंगे, विकास के मुद्दे को लेकर के जाएंगे, नरवा गरवा गुरुआ बारी के मुद्दों को लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा हम बीजेपी की बात करें ललित, तो बीजेपी लगातार आक्रामक तेवर पर है। यहां पर धर्मांतरण का एक प्रमुख मुद्दा है। उसके अलावा बीजेपी ने पीएससी घोटाले को एक अहम मुद्दा बनाया है। साथ ही साथ धर्मांतरण का जिस तरह से मुद्दा है, उस पर बीजेपी लगातार प्रहार है वो कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में धान, किसान, ये भी अहम मुद्दे होंगे। इसके अलावा शराबबंदी प्रमुख मुद्दा होगा बीजेपी की ओर से। और बीजेपी लगातार आरोप लगाते आ रही है ललित कि एक सवाल, बिल्कुल आपने जिसका जिक्र किया, शराबबंदी हम सबसे ज्यादा सुनने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सियासत के इस एपिसोड में भुवनेश्वर साहू का जिक्र बार बार होगा। यह मेरा अगला सवाल रहेगा, आऊंगा मैं आपके पास। वासु, किन मुद्दों की रहने वाली है धूम? इसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या ग्वालियर चंबल अंचल है, वहां बिना गोली चले अभी भी चुनाव करवा पाना आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन पहले मुद्दे की बात, वासु। अब बिल्कुल देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो राजनीतिक दल जिन मुद्दों पर चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में जो क्रिएट किया जा रहा है वो जातीय जनगणना का मुद्दा। पूरे देश भर में कांग्रेस इस कैंपेन को लेकर आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में जब प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, या कांग्रेस के बड़े नेता जब मंचों से भाषण देते हैं तो जातीय जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि इसको लेकर मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण है वो काफी दिलचस्प है। आप देखिए, 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीट आदिवासी वर्ग के लिए, 35 सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित हो। और यह भी कहा जाता है कि 50% मध्य प्रदेश में जो आबादी निवास करती है वो ओबीसी वर्ग से आती है। और कांग्रेस का यह कहना है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, ये सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे, और जब तक सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे, आप इन वर्गों के लिए सही योजनाओं को नहीं बना सकते और उनका बेहतर रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सकते। तो एक बड़े मुद्दों के साथ इन जाति वर्गों को साधने की कांग्रेस की कोशिश है। तो वहीं अगर आप बीजेपी को देखें तो आधी आबादी पर फोकस जो है वो बीजेपी का नजर आ रहा है, क्योंकि लाडली बहना योजना एक फ्लैगशिप स्कीम चुनावी साल में जो बीजेपी ने शुरू की है, 1000 रुपए से इस
स्कीम की शुरुआत हुई थी 1250 रुपए मौजूदा समय मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंचों से कहते हैं कि 3000 रुपए तक इस राशि को मैं बढ़ा दूंगा और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, कांग्रेस हर वर्ग को साधने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं आम लोगों के जो मुद्दे हैं उनको भी उठाने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन लगातार जब न्यूज 18 की टीम अपने दर्शकों के पास पहुंचती है, अपने वोटरों के पास पहुंचती है, तो दर्शक तो यही कहता है कि मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इधर उधर की बात ना करें, बल्कि उन मुद्दों की बात करें जिनका सीधा न्यूज 18 तो खैर जिस तरह से डिकोड कर रहा है, इंजन की सीटी से लेकर वोटर नर्मदा किनारे वाला तक, चाय की चुस्की से लेकर कहता है वोटर तक, हम वोटर की हर बात पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि भरोसा बरकरार है, यही वजह है कि हम दम से कह रहे हैं कि न्यूज 18 की खबर पर मुहर। जो हमने बताया खाका लगभग वही आज आपको नजर आने वाला है। जब पहले हमने आपको बताया था, देख लीजिए, हमने कहा था 8 से 10, आखिरकार आज है 9, चुनाव तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 12 बजे तक का आपको इंतजार करना है। मुद्दों की हम बात लगातार कर रहे हैं। युगल, आपके पास में आ रहा हूं। एक मुद्दा जो बनाया गया और बड़ा एग्रेसिवली उस पर पार्टी काम भी कर रही है, वो है धर्मांतरण का मुद्दा। धर्म का मुद्दा, भुवनेश्वर साहू का मैंने जिक्र किया। क्या यह माना जाए कि अभी सियासत में भुवनेश्वर और उसके पिता ईश्वर, इनका हम बार बार नाम सुनने वाले हैं? जी युगल। जी बिल्कुल ललित, देखिए एक इस तरह की सूची जारी हुई थी जिसमें भुवनेश्वर के पिता को टिकट देने की बात भी कही गई थी, जिक्र की गई थी। हालांकि बीजेपी ने कहा जो सूची जारी हुई है वो फाल्स सूची है। तो ये तो कहा जा सकता है कि बीरनपुर का मामला लगातार गूंजते रहा है। कल ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उस जो कोर्ट के एक फैसले को लेकर के पीसी की राज्य सरकार को घेरा, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हम उसका परीक्षण करेंगे, जिस तरह के जो भी फैसले आए हैं उसका परीक्षण किया जाएगा। तो ये बीरनपुर का मामला हो, अगर हम बस्तर में लगातार बस्तर के जो बीजेपी के नेता हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, तो उसके उलट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे हैं कि बीजेपी शासनकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार छत्तीसगढ़ में तो चल ही रहा है। तो ये इससे इंकार बिल्कुल कतई नहीं किया जा सकता ललित कि बीरनपुर का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, ये कभी भी छत्तीसगढ़ से जो है छिपेगा नहीं और इसको जमकर उछाला जाएगा। चूंकि चुनावी वर्ष है, बीजेपी ने तय कर लिया है कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे और उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जाएगी। और जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं, ट्विटर से लेकर के सड़क तक और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसे इंकार नहीं किया जा सकता कि ये मुद्दा नहीं होगा। ये मुद्दा होगा, एग्रेसिवली मुद्दा होगा और बनाएंगे भी। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी लगातार उठाने जा रही है और उठाते आई है। तो इन मुद्दों पर ही वो चुनाव लड़ेगी और सरकार को घेरने का प्रयास है वो करेगी। लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की बात की जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को कटघरे में किया जाता है। दो बातें, तो कानून व्यवस्था का जिक्र आपने किया, दो बातें। कानून व्यवस्था नेक्स्ट में जब आपके पास आऊंगा तो कानून व्यवस्था आपको थोड़ा और एलेबरेट करके हमारे दर्शकों के सामने रखनी होगी। लेकिन एक पहलू जिस पर नजर डालने की जरूरत है कि आज 12 बजे आम वोटर नजर रखेगा, युगल नजर रखेंगे, वासु नजर रखेंगे, ललित नजर रखेंगे, पर इस पर नक्सलियों की भी निगाह होगी छत्तीसगढ़ के लिहाज से। मैं उस सवाल पर आऊंगा। वासु, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, क्या बिना गोली चले ग्वालियर चंबल में चुनाव करवाना अभी भी चुनौती है? वासु। अब बिल्कुल देखिए ललित जी, जिन भी इलाके सेंसिटिव होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो सके और लोगों में किसी तरीके का खौफ ना हो, किसी दल विशेष को लेकर हो या किसी कैंडिडेट की बात करें, किसी भी तरीके का खौफ ना हो लोगों में और लोग अच्छे और बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले और मतदान कर सके। ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वो निश्चित तौर पर वहां पर कई ऐसी जगह हैं जो सेंसिटिव जोन में आती है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने खास तैयारियां की हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स
फोर्सेस वहां पे रहेंगी, आर्म फोर्सेस वहां पर रहेंगी, वहां पे इंटेलिजेंस की टीम जो है वो मुस्तैद रहेंगी। और सोशल मीडिया का जिस तरीके से हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे, क्योंकि देखिए आप जो भी हिंसा भड़कती है, जिस भी तरीके से अगर हिंसक गतिविधियां होती हैं या गोली चलने जैसी जो बातें निकलकर सामने आती हैं, उसमें एक बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी होता है, क्योंकि वहीं से अफवाहें फैलती हैं और वही अफवाहें फिर जमीन पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा हिंसक रूप ले लेती है और जिसमें जान माल का नुकसान तक हो जाता है। ना सिर्फ मुख्य चुनावों में बल्कि मुझे तो उपचुनाव भी याद आते हैं, जब वहां पर मतदान के दौरान गोली चलने की जो घटना है वो निकलकर सामने आई थी। लेकिन देखिए जब चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो जो पुलिस है वो और ताकतवर हो जाती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो और ताकतवर हो जाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही इलेक्शन कमीशन की होती है कि आप ग्राउंड जीरो पर तमाम व्यवस्थाओं को बनाए रखें। इसके अलावा मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं ललित जी कि फ्री, फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन हो, उसके लिए पुलिस ने भी खास तैयारियां की हुई हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीपी खुद अपने स्तर पर लगातार बैठकें लेने का काम कर रहे हैं और पुलिस के जो एसपी हैं, मुखिया हैं, जिलों के जो कप्तान हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में और खासतौर पर सेंसिटिव जोन्स में पुलिस की टीमों को तैनात कर दें और वहां पर अगर कोई आदतन अपराधी हैं या वारंटी हैं, स्थायी वारंटी, उनकी धरपकड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाए। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रयास जो हैं वो रंग लाएंगे और ना सिर्फ ग्वालियर चंबल में बल्कि मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम लगातार, हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष भी अभी हमारे साथ आ जाएंगे और फिर इस सियासत को और बारीकी से हम सब डिकोड करेंगे। लगातार युगल बने हुए। युगल, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़, बाकी के जो राज्य हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन बात चूंकि आज छत्तीसगढ़ की है, बिना नक्सलवाद पर चर्चा किए बिना दरअसल यहां चुनाव हो नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है। आशीष भी हमारे साथ बन चुका है। और आशीष, पहली चर्चा तो ये कि जैसा हमने बताया इस महासंग्राम के बारे में, तारीखें लगभग वही, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर कर रहे थे पहले भी, और इस बारे में कयास जो लगाए जा रहे थे चुनाव आयोग की तरफ से, जो जानकारियां मिल रही थी और सूत्र जो बार बार जानकारी दे रहे थे वो यही था कि चुनाव जो होगा वो नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। लेकिन उन तारीखों का ऐलान जो कि न्यूज़ 18 ने दावा किया था कि 8, 9, 10 ये 3-4 तारीख ऐसी तय की गई थी पहले से कि ये वो तारीख हो सकती है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज वो दिन आ गया है। जानकारी मिल रही है कि 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है कि चुनाव आयोग इसके बारे में जानकारी देगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2 सर्वप्रमुख राज्य जिनका हम जिक्र करें, चूंकि डेडिकेटेडली हम इसी पर फोकस कर रहे हैं। और यहां के जो चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ को खासकर लेकर, जो आपने जिक्र भी किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और अन्य विषयों का, तो 2 चरणों में चुनाव है। संभव है वो इसी वजह से होगा कि ताकि सुरक्षा का कोई विषय वहां पर आड़े ना आए। बहुत अच्छी बात जो आशीष ने याद दिलाई है। आशीष, मैं आपको बताऊं कि सीआरपीएफ का मूवमेंट, जितना सीआरपीएफ को पता होता है उससे ज्यादा नक्सलियों को उस मूवमेंट के बारे में जानकारी होती है। यह है उनका मुखबिर तंत्र जो अभी तक ध्वस्त नहीं किया जा सका है, तोड़ा नहीं जा सका जी। मैं इसी बारे में युगल से एक सवाल लेना चाहूंगा। युगल, जो जिक्र ललित जी कर रहे हैं कि वो नक्सलियों का जो मूवमेंट रहता है, कितनी बारीकी से वो कह सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ एक शरीर है तो वो नस नस में बसे हुए हैं और वो हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं, कैसे आत्मघाती हमले करते हैं। और चुनाव जो कि एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में वो कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास करेंगे। जो सुरक्षा का जिक्र ललित जी कर रहे थे, मैं उस पर प्रश्न करना चाहूंगा। चूंकि 2 चरणों में चुनाव रखे गए हैं, या अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल चुकी है, अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। कारण यही माना जाए कि नक्सल मूवमेंट को किसी भी तरह से रोक करके अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से चुनाव संपन्न हो, निष्पक्ष। देखिए आशीष, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पैटर्न है, 2 चरणों में ही चुनाव होता है। पहले चरण में जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां पर इलेक्शन होते हैं। अगर हम बोले माओवादी हमले की बात करें तो राज्य सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद से कई ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित है जो थे वो मुक्त हुए हैं, तो ये उनका दावा है। और दूसरी ओर ये कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासनकाल में माओवाद की संख्या है वो बढ़ी थी और कई स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन अभी जो है वो चालू किए गए हैं उन स्कूलों को। रिमोट एरिया में अभी भी माओवाद प्रभावित हैं। माओवाद लगातार इस तरह के कायराना करतूत को अंजाम देते हैं। बस्तर के 12 सीट हैं
जहां पूरी तरह से माओवाद प्रभावित है, राजनांदगांव के हैं, धमतरी के हैं, कवर्धा के हैं, इसके अलावा जो है गरियाबंद के जो कुछ क्षेत्र हैं वो माओवाद प्रभावित जिले आते हैं। तो लगभग 20 सीटें ऐसे हैं विधानसभा के जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील सीट है। तो यहां पर 2 चरणों में 2 फेज में चुनाव इसीलिए कराया जाता है ताकि, और फोर्स की डिप्लॉय भी की जाती है। और अभी भी जैसे राजनांदगांव है वहां पर फोर्स 10 जो कंपनियां हैं वो भेजी जा चुकी है, उन्हें उनके डिप्लॉय कर दिया गया है। तो निर्वाचन जो आयोग है वो तैयारियों में है और इन क्षेत्रों में रिमोट एरिया है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराए जाते हैं, मतदान अधिकारियों को वहां तक पहुंचाया जाता है, वहां से मतदान पेटी लाई जाती है। तो उनकी जो रूपरेखा है उनकी, हालांकि ये सुरक्षा कारणों से हो रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये चीजें पारंपरिक रूप से हो रही हैं, लेकिन चूंकि नक्सलियों की रणनीति में भी बदलाव हुआ है और नक्सलियों के जो मूवमेंट्स हैं उस पर नकेल कसने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने भी रणनीति चेंज की है। शॉर्ट में बताइएगा, क्या इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है? चुनाव जो कि ज्यादा सीटों पर पहले हो या कम सीटों पर पहले हो, इस रणनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तमाम चीजों पर पैनी नजर रखती है, लेकिन ये जो है जब फोर्स डिप्लॉय कितना होता है, किस तरह का मूवमेंट होगा, उसके बाद उनकी सक्रियता क्या होगी। अगर फोर्स अधिक डिप्लॉय है तो वो बिल्कुल निष्क्रिय बैठे रहते हैं क्योंकि उनको भी खतरा रहता है, वो भली भांति इस चीज को जानते हैं। चूंकि सुरक्षागत कारणों से चाहे आप पुलिस हो, डीआरजी हो, ये तमाम जो सीआरपीएफ है, ये सब जानकारियां साझा नहीं करती, लेकिन उन क्षेत्रों में पुख्ता बल जो है तैनात किया जाता है क्योंकि किसी तरह की अपनी घटना हो, बूथ कैप्चरिंग की बात कहीं पर ना आए। तो यह कहा जा सकता है माओवादी नजर रखे रहते हैं और जहां पर आपकी सुरक्षा से चूक हुई वहां पर अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने में जो माओवादी हैं बिल्कुल भी नहीं चूकते। ये कई ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि माओवादी छुप करके हमला करते हैं। चुनाव के समय भी कई बार ऐसा हुआ है कि युगल, चूंकि चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपने निष्पक्ष पूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए उसका सहयोग सुरक्षा बलों को करना होता है, एक सामंजस्य बनाकर चलना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वासु चौरे भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, हालांकि मध्य प्रदेश तो लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है, वहां पर ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं है, लेकिन फिर भी नक्सलियों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी मध्य प्रदेश में हालांकि इस तरह की कोई अभी जानकारी नहीं है, एक ही फेज में चुनाव होगा ये अब तक तय माना जा रहा है, लेकिन क्या अलग अलग चरणों में चुनाव कराना ज्यादा सेफ होगा? चूंकि लंबे समय से आप भी मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं और जो अब तक फील्ड में या चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान जानकारी मिली हो इसके बारे में। बिल्कुल अली जी, देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं और आबादी के हिसाब से देखते हैं तो एक बड़ा इलाका है। 230 मध्य प्रदेश में विधानसभाएं हैं और ये एक कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक से ज्यादा फेस में चुनाव हो, लेकिन ये एक चुनौती जरूर रहती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि इलेक्शन जो है उसकी प्लानिंग किसी भी तरीके से की जाए, लेकिन वो इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो और फियरफुल इलेक्शन ना हो, बल्कि लोग बेखौफ तरीके से अपने घरों से निकले और मतदान कर सके। और इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं। अंतिम फैसला क्या है वो चुनाव आयोग ने अब तक कर लिया होगा, बस उसकी घोषणा होना बाकी माना जा रहा है। और ये भी मध्य प्रदेश में संभव है कि एक ही फेज में मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो गतिविधियां देखी गई हैं पिछले, अगर आप कुछ सालों की बात करते हैं तो कोई बड़ी आपराधिक घटना जो है या बड़ी टेररिस्ट घटना जो है वो मध्य प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती। कोई बड़ा नक्सली मूवमेंट जो है वो कहीं मध्य प्रदेश में नजर नहीं आता। और पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस की जब मदद होती है, आर्म फोर्सेस की जब मदद होती है और जो इंटेलिजेंस का इनपुट होता है वो इस दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इन्हीं सबके आधार पर जो चुनाव आयोग है उसने भी अपनी तैयारी जो है वो की होगी और पहले ही जो सेंसिटिव जोन्स है, जो सेंसिटिव बूथ है या सेंसिटिव इलाके हैं उनको चिन्हित करने का काम कर लिया गया है। वहां पर विशेष फोर्स को जो डिप्लॉय करने का काम है वो किया जाएगा और वोटिंग से कुछ दिन पहले ही वहां पर जो फोर्सेस है वो पहुंच जाएंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी कोई बात निकलकर सामने आएगी और जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण रूप से हो सकेंगे। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं जो है वो अक्सर सामने आती हैं और उन पर भी तुरंत जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। तो उम्मीद यही है कि चाहे ग्वालियर चंबल का इलाका हो या मध्य प्रदेश के अन्य सेंसिटिव जोन हो, वहां पर चुनाव आयोग और जो पुलिस की टीम है, जो सुरक्षा बल है, वो विशेष तौर पर फोकस करेंगे और वहां से फ्री इलेक्शंस बिल्कुल। और आज जो घोषणा होने वाली है उसके बाद जो सबसे तात्कालिक जो प्रभाव होंगे, आदर्श आचार संहिता लागू होगी
उसके बाद मूवमेंट किस तरह से होगा? क्योंकि पहले ही हम इस बारे में खबर भी चला चुके, वासु आपसे भी जिक्र हुआ था कि जब ये डेट्स जब अनाउंस हो जाएंगी तो आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी और उसके बाद नेताओं के जो बैनर पोस्टर्स हैं सड़कों पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, कटआउट्स, स्लोगन्स जो लगाए गए हैं, उन्हें सबसे पहले साफ करना होगा। शहर की सड़कों से एक चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए। आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से पावर में होता है, चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से पावर में होता है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ आती हैं चुनौतियां। तो निश्चित तौर पर जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती होगी, चाहे बैनर पोस्टर्स को हटाने की बात हो या फिर बारीकी से इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखने की बात हो। कैंडिडेट्स हो, उम्मीदवार हो, दावेदार हो, राजनीतिक दल हो, इन सभी की क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, कितना पैसे का फ्लो हो रहा है, कैश मूवमेंट कितना हो रहा है, प्रचार प्रसार कहां किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, कहीं चुनाव प्रभावित तो नहीं हो रहा है, कहीं बल्क वोटर्स को साधने के लिए कुछ अवैध गतिविधि तो नहीं चल रही है। इन तमाम बातें जो है ये शासन प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां होंगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नजर होगी, पार्टी के दफ्तरों पर नजर होगी, पार्टी के कैंपेन्स पे नजर होगी, रैली पे नजर होगी और इन सबके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं चल रही है जिससे चुनाव जो है वो प्रभावित हो। तो इन तमाम बातों को लेकर जो पुलिस है वो भी अलर्ट रहेगा, जिला प्रशासन अलर्ट रहेगा, चुनाव आयोग की जो टीमें हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही हैं और विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें कर रही हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबके साथ लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो चल रहा है और इन सब बातों का केंद्र यही है, उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में एक बेहतर इलेक्शन हो। क्योंकि इस बार ये भी देखा जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं पहले की जाती थी वो तो है ही और इसके साथ साथ इनोवेशंस भी काफी किए जा रहे हैं। सी विजिल जैसा जो ऐप है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये एक बड़ी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ललित जी कि शासन प्रशासन अपने स्तर पर मुस्तैद तैयार है, लेकिन इस बार जनता का साथ भी जो है वो मांगा गया है, जनता का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी उसकी भी अपील जो है वो की गई है और जनता के पास भी ऐसे हथियार दिए गए हैं कि वो भी चुनाव आयोग को, पुलिस को, प्रशासन को सपोर्ट कर सके ताकि फ्री बीज को रोका जा सके। बिल्कुल, और जैसा आपने जिक्र किया जागरूकता का, वो जागरूकता लोगों में होगी। जब लोग इसके बारे में जागरूक होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से वोट होंगे और ये एक आम व्यक्ति के लिए एक बीइंग अ वोटर, एक वोटर होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है, कोई हमें कुछ रुपए या कुछ वस्तुओं का लालच देकर अगर हमारा वोट लेना चाहता है, चूंकि इसके लिए बिल्कुल खिलाफ है जो हमारा चुनाव आयोग है, हमेशा से इसके लिए जागरूकता चलाता रहा है। एक छोटी सी बात से मैं इसे कंक्लूड करना चाहूंगा, फिर मैं अब छत्तीसगढ़ से लगातार जो अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे हैं उनके पास, युगल के पास भी जाएंगे कि अगर आपको कोई कुछ लालच देकर आपका वोट हासिल कर रहा है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी सेवा करेगा। उसने कुछ दिया है, बदले में वो आपसे आपका वोट लेगा और उसके बाद वो मनमाने तरीके से बिहेव कर सकता है और वो उसके लिए फ्री है। आपने अगर उससे कुछ ले लिया है तो स्वाभाविक है फिर ये आपकी जवाबदेही नहीं बनती। वोट की सारी महिमा, लोकतंत्र की सारी महिमा वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि किसी के प्रभाव में ना आए और अगर प्रभावित करने की कोई आपको कोशिश करता है किसी भी तरीके से, बाहुबल से, धनबल से या फिर कोई और गिफ्ट दे करके, तोहफे दे करके, क्योंकि मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं, युगल के पास चलेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी युगल, जहां पर यह मेंशन किया गया था कि चुनाव से पहले जो योजनाएं हैं, जो लोगों को जनहित में योजनाएं लागू की जाती हैं, उसमें कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है, चुनाव आयोग की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी कि किसी भी तरीके से जो जनहित की योजनाएं हैं, चुनाव से ठीक पहले जो लॉन्च हो रही हैं या लागू की जा रही हैं, वो जनहित की ना रह जाएं। क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तो ये योजनाएं, घोषणाएं जो है, ये वादे जो हैं, लोगों को जनहित की बजाय प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए निर्वाचन आयोग की पैनी नजर इस पे रहेगी। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो मतदाताओं को लुभाने के लिए, उनको सीधा सीधा एक तरह से प्रभावित करने के लिए जो लागू की गई हैं, तो उसकी एक अलग से मॉनिटरिंग की जाती है और इस बार विशेष ख्याल रखा गया है ताकि उन योजनाओं को रोका जा सके या फिर हटाया जा सके। तो पूरी तरह से तैयारी। बिल्कुल, युगल आप रहिएगा हमारे साथ, बासु आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। 5 राज्यों की चुनाव कब होंगे, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।